पालक 1 आने गट्ठी, टमाटर 6 आने रत्तल और हरी मिर्चें 1 आने की ढेरी पता नहीं। तरकारी बेचने वाली स्त्री का मुख कैसा था कि मुझे लगा पालक के पत्तों की सारी कोमलता, टमाटरों का सारा रंग और हरी मिर्चों की सारी खुशबू उसके चेहरे पर पुती हुई थी। एक बच्चा उसकी झोली में दूध पी रहा था। एक मुट्ठी में उसने माँ की चोली पकड़ रखी थी और दूसरा हाथ वह बार बार पालक के पत्तों पर पटकता था। माँ कभी उसका हाथ पीछे हटाती थी और कभी पालक की ढेरी को आगे सरकाती थी, पर जब उसे दूसरी तरफ बढ़कर कोई चीज ठीक करनी पड़ती थी तो बच्चे का हाथ फिर पालक के पत्तों पर पड़ जाता था। उस स्त्री ने अपने बच्चे की मुट्ठी खोलकर पालक के पत्तों को छुड़ाते हुए घूर कर देखा, पर उसके होठों की हंसी उसके चेहरे की सिलवटों में से उछलकर बहने लगी। सामने पड़ी हुई सारी तरकारी पर जैसे उसने हंसी छिड़क दी हो, और मुझे लगा ऐसी ताजी सब्जी कभी कहीं उगी नहीं होगी। कई तरकारी बेचने वाले मेरे घर के दरवाजे के सामने से गुजरते थे। कभी देर भी हो जाती, पर किसी से तरकारी न खरीद सकती थी। रोज उस स्त्री का चेहरा मुझे बुलाता रहता था। उससे खरीदी हुई तरकारी जब मैं काटती, धोती और पतीले में डालकर पकाने के लिए रखती तो सोचती रहती, उसका पति कैसा होगा? वह जब अपनी पत्नी को देखता होगा, छूता होगा, तो क्या उसके होंठों में पालक का, टमाटरों का और हरी मिर्चों का सारा स्वाद घुल जाता होगा? कभी कभी मुझे अपने पर खीज होती कि इस स्त्री का ख्याल किस तरह मेरे पीछे पड़ गया था। इन दिनों मैं एक गुजराती उपन्यास पढ़ रही थी। इस उपन्यास में रोशनी की लकीर जैसी एक लड़की थी जीवी। एक मर्द उसको देखता है और उसे लगता है कि उसके जीवन की रात में तारों के बीज उग आए हैं। वह हाथ लंबे करता है, पर तारे हाथ नहीं आते, और वह निराश होकर जीवी से कहता है, तुम मेरे गांव में अपनी जाति के किसी आदमी से ब्याह कर लो, मुझे दूर से सूरत ही दिखती रहेगी। उस दिन का सूरज जब जीवी देखता है तो वह इस तरह लाल हो जाता है जैसे किसी ने कुंवारी लड़की को छू लिया हो। कहानी के धागे लंबे हो जाते हैं और जीवी के चेहरे पर दुखों की रेखाएं पड़ जाती हैं। इस जीवी का ख्याल भी आजकल मेरे पीछे पड़ा हुआ था, पर मुझे खीज नहीं होती थी। वे तो दुखों की रेखाएं थीं, वही रेखाएं जो मेरे गीतों में थीं। और रेखाएं रेखाओं में मिल जाती हैं, पर यह दूसरी जिसके होठों पर हंसी की बूंदें थीं, केसर की तुरियां थीं। दूसरे दिन मैंने अपने पांवों को रोका कि मैं उससे तरकारी खरीदने नहीं जाऊंगी। चौकीदार से कहा कि यहां जब तरकारी बेचने वाला आए तो मेरा दरवाजा खटखटाना दरवाजे पर दस्तक हुई। एक एक चीज को मैंने हाथ लगाकर देखा। आलू नरम और गड्ढों वाले, फरसबीन जैसे फलियों के दिल सूख गए हों, पालक जैसे वह दिन भर की धूल फांक कर बेहद थक गई हो, टमाटर जैसे वे भूख के कारण बिलखते हुए सो गए हो, हरी मिर्चें जैसे किसी ने उनकी सांसों में से खुशबू निकाल ली हो। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और पांव मेरे रोकने पर भी उस तरकारी वाली की ओर चल पड़े। आज उसके पास उसका पति भी था। वह मंडी से तरकारी लेकर आया था और उसके साथ मिलकर तरकारियों को पानी से धोकर अलग अलग रख रहा था और उनके भाव लगा रहा था। उसकी सूरत पहचानी सी थी। इसे मैंने कब देखा था, कहाँ देखा था? एक नई बात पीछे पड़ गई। बीबी जी, आप। पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। इसे भी नहीं पहचाना? यह रत्नी, माणकू रत्नी। मैंने अपनी स्मृतियों में ढूंढा, पर माणकू और रत्नी कहीं मिल नहीं रहे थे। 3 साल हो गए हैं, बल्कि महीना ऊपर हो गया है। एक गांव के पास क्या नाम था उसका, अभी याद नहीं। वहां आपकी मोटर खराब हो गई थी। हाँ, हुई तो थी। और आप वहां से गुजरते हुए एक ट्रक में बैठकर धुलिया आए थे, नया टायर खरीदने के लिए। हाँ हाँ। और फिर मेरी स्मृति में मुझे माणकू और रत्नी मिल गए। रत्नी तब अधखिली कली जैसी थी और माणकू उसे पराये पौधे पर से तोड़ लाया था। ट्रक का ड्राइवर माणकू का पुराना मित्र था। उसने रत्नी को लेकर भागने में माणकू की मदद की थी, इसलिए रास्ते में वह माणकू के साथ हंसी मजाक करता रहा। रास्ते के छोटे छोटे गांवों में कहीं खरबूजे बिक रहे होते, कहीं ककड़ियां, कहीं तरबूज। और माणकू का मित्र माणकू से ऊंची आवाज में कहता, बड़ी नरम है, ककड़ियां खरीद ले। तरबूज तो सुर्ख लाल हैं और खरबूजा बिल्कुल मिश्री है। खरीदना नहीं है तो छीन ले वाहरे रांझे। अरे छोड़, मुझे रांझा क्यों कहता है? रांझा साला आशिक था कि नाई था? हीर की डोली के साथ भैंसे हाँक कर चल पड़ा। मैं होता ना कहीं तो। वाह रो माणकू, तू तो मिर्जा है। मिर्जा मिर्जा तो हूं ही,
अगर कहीं साहिबा ने मरवा न दिया तो? और फिर माणकू अपनी रत्नी को छेड़ता, देख रत्नी, साहिबा न बनना, हीर बनना। वाह रे माणकू, तू मिर्जा और यह हीर, यह भी जोड़ी अच्छी बनी। आगे बैठा ड्राइवर हंसा। इतनी देर में मध्य प्रदेश का नाका गुजर गया और महाराष्ट्र की सीमा आ गई। यहां पर हर एक मोटर, लॉरी और ट्रक को रोका जाता था। पूरी तलाशी ली जाती थी कि कहीं कोई अफीम, शराब या किसी तरह की कोई और चीज तो नहीं ले जा रहा। उस ट्रक की भी तलाशी ली गई। दोस्तों, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अब आगे सुनते हैं। कुछ न मिला और ट्रक को आगे जाने के लिए रास्ता दे दिया गया। ज्यों ही ट्रक आगे बढ़ा, माणकू बेतहाशा हंस दिया। बोला, साले अफीम खोजते हैं, शराब खोजते हैं। मैं जो नशे की बोतल ले जा रहा हूं, सालों को दिखी ही नहीं। और रत्नी पहले अपने आप में सिकुड़ गई और फिर मन की सारी पत्तियों को खोलकर कहने लगी, देखना, कहीं नशे की बोतल तोड़ न देना। सभी टुकड़े तुम्हारे तलवों में उतर जाएंगे। कहीं डूब मर। मैं तो डूब जाऊंगी, तुम सागर बन जाओ। मैं सुन रही थी, हंस रही थी, और फिर एक पीढ़ा मेरे मन में आई। हाय री स्त्री, डूबने के लिए भी तैयार है, यदि तेरा प्रिय एक सागर हो। यूं ही चलते चलते धुलिया आ गया। हम ट्रक में से उतर गए और कुछ मिनट तक एक ख्याल मेरे मन को कुरेदता रहा। यह रत्नी एक अधखिली कली जैसी लड़की। माणकू इसे पता नहीं कहां से तोड़ लाया था। क्या इस कली को वह अपने जीवन में महकने देगा? यह कली कहीं पांवों में ही तो नहीं मसली जाएगी? पिछले दिनों दिल्ली में एक घटना हुई थी। एक लड़की को एक मास्टर वायलिन सिखाया करता था और फिर दोनों ने सोचा कि वे बंबई भाग जाएं। वहां वह गाया करेगी, वह वायलिन बजाया करेगा। रोज जब मास्टर आता, वह लड़की अपना एक आध कपड़ा उसे पकड़ा देती और वह उसे वायलिन के डिब्बे में रख कर ले जाता। इस तरह लगभग महीने भर में उस लड़की ने कई कपड़े मास्टर के घर भेज दिए और फिर जब वह अपने 3 कपड़ों में घर से निकली, किसी के मन में संदेह की छाया तक न थी। और फिर उस लड़की का भी वही अंजाम हुआ जो उससे पहले कई और लड़कियों का हो चुका था और उसके बाद कई और लड़कियों का होना था। वह लड़की बंबई पहुंचकर कला की मूर्ति नहीं, कला की कब्र बन गई। और मैं सोच रही थी, ये रत्नी क्या बनेगी? आज 3 वर्ष बाद मैंने रत्नी को देखा। हंसी के पानी से वह तरकारियों को ताजा कर रही थी। पालक 1 आने गट्ठी, टमाटर 6 आने रत्तल और हरी मिर्चें 1 आने ढेरी। और उसके चेहरे पर पालक की सारी कोमलता, टमाटरों का सारा रंग और हरी मिर्चों की सारी खुशबू पुती हुई थी। जीवी के मुख पर दुखों की रेखाएं थीं, वही रेखाएं जो मेरे गीतों में थीं और रेखाएं रेखाओं में मिल गई थीं। रत्नी के मुख पर हंसी की बूंदें थीं, वह हंसी जब सपने उग आएं तो ओस की बूंदों की तरह उन पत्तियों पर पड़ जाती है और वे सपने मेरे गीतों के तुकांत बनते थे। जो सपना जीवी के मन में था, वही सपना रत्नी के मन में था। जीवी का सपना एक उपन्यास के आंसू बन गया और रत्नी का सपना गीतों के तुकांत तोड़कर आज उसकी झोली में दूध पी रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। और भी प्रसिद्ध साहित्यकारों की इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए प्लेलिस्ट जरूर देखें और नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।